ओ आज की यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है। इस पुस्तक में हम लोग अच संधि प्रकरण का पाठ पढ़ रहे हैं। आज इसी क्रम में आगे चादयो सत्वे इस सूत्र का अर्थ उदाहरण पर विचार करना है। चादयो सत्वे सूत्र का अर्थ है अद्रव्यर्थक जो च आदि उसकी निपात संज्ञा होती है। निपात किसे कहते हैं, इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो अद्रव्यर्थक जो च आदि, च वाह इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो अव्यय कहलाते हैं, उसे निपात कहा जाता है। किंतु इसमें कहा गया है कि अद्रव्यर्थक, अद्रव्यर्थक का मतलब ही अव्यय होता है। इसलिए कि द्रव्यर्थक अर्थात द्रव्य अर्थ वाला शब्द कौन होता है, इसको जानने की आवश्यकता है। इसके लिए कहते हैं लिंग संख्या कारकान्वयित्वम द्रव्यर्थत्वम। लिंग संख्या कारक से अन्वित अर्थात जिन शब्दों का लिंग होता है, कारक और संख्या होती है, उसे तो द्रव्य कहते हैं, और जिनका न लिंग होता है, न संख्या, न कारक, वे लोग स्वतः अद्रव्य कहलाते हैं। ऐसे ही शब्द अव्यय हैं। जैसे च का कोई लिंग नहीं है, वा का कोई लिंग नहीं है, चूँकि यह अव्यय है, न तो इसकी कोई संख्या होती है, एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप चलता ही नहीं है। तो अद्रव्यर्थक जो च आदि है उसकी निपात संज्ञा होती है, उसको हम लोग निपात कहते हैं, ऐसा समझ लें। यानी अव्यय जो है उस वह निपात कहलाता है। तो और क्या निपात कहलाता है, तो अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं प्रादयः, प्र आदि जितने हैं उसे भी हम निपात संज्ञा मानते हैं, उसे भी निपात कहते हैं। प्र आदि क्या है, तो प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दूस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 हैं। इसे ही उपसर्ग भी कहते हैं। उपसर्गाः क्रिया योगे सूत्र से जब क्रिया का योग होता है, जब क्रिया के साथ इनका मेल होता है, तब पाणिनि के अनुसार ये उपसर्ग कहे जाते हैं। और ऐसे ये लोग प्रादि हैं, प्र आदि, प्र आदि, प्र, प्रा, अपसम आदि। तो कहते हैं कि प्रादियों को भी निपात कहते हैं, प्रादियों की भी निपात संज्ञा होती है। तो हम लोग जान गए कि च, वा इत्यादि जो अद्रव्यर्थक अव्यय शब्द हैं वे तो निपात होते ही हैं, और प्रादि जो है जिसे उपसर्ग भी कहते हैं उसकी भी निपात संज्ञा होती है। अब निपात तो हम लोग समझ गए। इसके बाद कहते हैं निपातों में कुछ निपात जो हैं उसकी परग्रही संज्ञा होती है।
तो प्रगृही संज्ञा करने वाला जो सूत्र है निपात एका जनांग, निपात एका जनांग, ये सूत्र कहता है एको अज निपात आंग वर्ज्य प्रगृह्य स्यात्, अन एको अच निपात, निपात तो बहुत हो गए, प्रादि भी निपात हुआ, च आदि भी निपात हुए, उसमें ऐसे निपात जिसमें एक अच हो, उस निपात को प्रगृह्य कहेंगे, उस निपात की प्रगृह्य संज्ञा होगी। किंतु इसमें कहा है आंग वर्य, आंग को छोड़कर, आंग में अंग का लोप हो जाता है तो आ बचता है, तो भी तो एक अच है। तो ये कहते हैं नहीं, एक अच तो है लेकिन आंग वर्य है, यानी ऐसे निपात जो एक अच हो और आंग को छोड़कर, आंग को नहीं, आंग को छोड़कर जो एक अच वाले निपात हैं उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। अब यहाँ एक अच ऐसा निपात क्या है, तो ई इंद्र उदाहरण देते हैं। ई इंद्र, ई जो है च आदि में आता है, तो इस निपात की क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। पहले तो चादेव सत्वे से ई की निपात संज्ञा होगी और उसके बाद निपात एका जनांग से प्रगृह्य संज्ञा होगी। इसके बाद लाभ क्या होगा, तो ई इंद्र में जो यहाँ ई और ई दोनों के स्थान में अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है, वह नहीं हो पाएगा। यहाँ सूत्र लग जाएगा प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम, प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक से अच परे में हो तब वहाँ प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब जैसा है, जैसी उसकी प्रकृति है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संधि कर देने से उसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए परिवर्तन न हो, यथावत रहे, इसी को प्रकृति भाव कहते हैं। तो ई जोर इंद्र, यहाँ ई की निपात संज्ञा हुई, फिर उसके बाद प्रगृह्य संज्ञा हो गई और उसके बाद प्रकृति भाव हो गया प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से। तो ई इंद्र जस के तस रह गया, केवल जोड़ का जो चिन्ह था वहां बीच में वह हट गया, संधि कभी नहीं हो सकती है ई इंद्र। उसी तरह से उ उमेशः, उ उमेशः, उ शब्द जो है च वाह में के अंदर आता है, तो इस उ की भी क्या होगी, पहले निपात एका जनांग इस सूत्र से प्रगृह्य क्या होगी, निपात संज्ञा हो जाएगी, और उसके बाद निपात कौन सूत्र से, निपात एका जनांग से नहीं, चादेव सत्वे से प्रगृह्य संज्ञा होगी। ध्यान रखेंगे आप इस पर, चादेव सत्वे से पहले निपात संज्ञा होगी उ की, और निपात एका जनांग से इसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, और उसके बाद प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो उ उमेशः, इसमें भी अकह सवर्णे दीर्घ से जो दीर्घ प्राप्त था वह दीर्घ नहीं होगा। प्रकृति भाव का मतलब जैसा है वैसे ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह प्रकृति भाव संधि है, ऐसा समझना चाहिए। कहते हैं आ का उदाहरण एक देकर कहते हैं आ एवं नु मन्य से, यहाँ आ एवं नु मन्य से, यहाँ आ जो की भी प्रगृह्य पहले क्या हो गई, निपात संज्ञा हो गई, इसके बाद प्रगृह्य संज्ञा हो गई, अब प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद प्रकृति भाव हो गया। कहते हैं आपने तो कहा था कि आंग को छोड़कर, यहाँ तो आ है, तो कहते हैं यह आंग नहीं है, यह जो है आ एक अलग आ है, वह है। कहते हैं वाक्य स्मरणयोर अंगित,
जहाँ वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में जो स्मृत होता है वह आंग का नहीं, यानी आंग का जो बचता है वह नहीं है, बल्कि वह च वा ह, इसमें के अंदर जो आता है वह है। इसलिए उसकी भी यहाँ निपात संज्ञा हो जाती है, और निपात एका जनांग से प्रगृही संज्ञा होती है, और उसके बाद प्लोत प्रज्ञा च नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है, जिससे एवं जोड़ एवं इस बीच में वृद्धि रेची से जो वृद्धि प्राप्त था वह वृद्धि नहीं हुआ और जस के तस रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो याद रखेंगे, वाक्य स्मरणयोर अंगित, वाक्य स्मरणयोर अइंगित, वह इंगित वाला नहीं है, आंग तो इंगित है, वो इंगित वाला नहीं है, अइंगित है, ऐसा समझना चाहिए। और अइंगित जो है अर्थात अंगकार रहित जो आकार है उसी की निपात संज्ञा होगी और उसी की प्रगृही संज्ञा होगी और प्रकृति भाव होगा। कहते हैं कि अनेक, वो हम कैसे समझेंगे कि वह है, कहा कि जो जहाँ आंग का रहेगा वह उसकी प्रगृही संज्ञा नहीं होगी, उसके निपात संज्ञा भी नहीं होगी, तो वहाँ संधि हो सकती है। जैसे उदाहरण देते हैं, ओसनम, जोर उष्णम, यहाँ यह वाक्य नहीं है, एक शब्द है और उष्णम। तो उष्णम इस शब्द में जो है वह क्या है, इंगित है या आंग का है, इसलिए इसकी निपात संज्ञा नहीं होगी। और निपात संज्ञा तो हो जाएगी लेकिन इसकी क्या होगी, प्रगृही संज्ञा नहीं होगी। क्यों कहते हैं निपात एका जनांग, आंग को छोड़कर जो एक अच निपात उसकी प्रगृही संज्ञा होती है। तो प्रगृही संज्ञा जब नहीं होगी तो से परे जो उष्णम है, उस आग घटक आकार और उष्णम घटक उकार दोनों के स्थान में आद गुना से गुण हो जाएगा, क्योंकि अवर्ण से अच परे में मिल गया, इसलिए दोनों के स्थान में गुण होकर उष्णम बनता है। तो इस तरह से जहाँ पर और उ कहने का मतलब गुण हो रहा है, वहाँ समझना चाहिए कि आंग का है, उसकी प्रगृही संज्ञा नहीं हुई है। और जहाँ माने संधि नहीं हुई, प्रगृही संज्ञा हो गई, प्रकृति भाव हो गया। तो वाक्य में स्मृत रहता है वही अंग रहित आकार माना जाता है, ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। इसके बाद आगे का सूत्र है ओत, और कहाँ प्रगृही संज्ञा होती है। निपातों में तो एक अच जो निपात है आंग को छोड़कर उसकी प्रगृही संज्ञा होती है, और उससे परे अच रहता है तो प्रकृति भाव हो जाता है, ऐसा समझा। और कहाँ प्रकृति भाव होता है तो उदाहरण देते हुए कहते हैं ओत, ओदंतो निपात प्रगृह्य स्यात्। ओदंत जो निपात, ओदंत माने ओकार हो अंत में, ओ हो अंत में, ओत तपरकरण किया हुआ है, इसलिए ओ हो अंत में ऐसा अगर निपात है तो उसकी भी प्रगृही संज्ञा होती है। तो अहो शब्द है, अहो शब्द च वा ह इसके अंदर आता है, बहुत सारे शब्द हैं, गण हैं, तो अव्यय प्रकरण में है, तो इसके अंदर यह आता है अहो, या अहो जो है ओकारांत है सर। तो ओकारांत यानी ओदंत निपात है, इसकी निपात संज्ञा हो जाएगी चार दिवस सत्व से, और निपात संज्ञा हो गई तो ओत सूत्र के द्वारा क्या होगा, तो इसके द्वारा इसकी प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। और प्लुत प्रगृह्या च नित्यम, प्लुत संज्ञक और प्रगृही संज्ञक से अच परे रहने पर प्रकृति भाव हो जाता है, तो यहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा, जिससे अहो ईसा इस बीच में कोई संधि नहीं होगी। अन्यथा अगर प्रगृही संज्ञा नहीं होती तब यहाँ ये चो अयवाय आवह इस सूत्र से अब आदेश
हो जाता, क्योंकि सूत्र कहता है एच से औच परे में हो तब, अने औच से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो एच, उसके स्थान में अय, अब, आय, आब आदेश होते हैं। तो यहाँ औच है ईसा का इकार, उससे अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट एच है ओ, उस ओ के स्थान में क्या होने लगेगा, अवादेश होने लगेगा। परगृह संज्ञा हो जाने से प्रकृति भाव हो गया प्लोत प्रगृह्याच नित्यम से, इसलिए कोई संधि यहाँ नहीं होगी। इस तरह हम लोग प्रकृति भाव संधि कहाँ होती है इसके बारे में विचार कर रहे हैं। शेष अगली कक्षा में। ओ